गवर्नर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया, सीधा सा आप यहाँ इस प्रश्न पे हम लोग चल रहे थे, तो आप सीधा सा हटा दीजिए। क्या था यहाँ पे हटाने वाला प्रश्न कि ये शपथ या प्रतिज्ञान भारतीय संविधान की अनुसूची 3 में है, गलत है। आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति, 69 में उपराष्ट्रपति और 159 में गवर्नर है। इसे हम जैसे ही हटाते हैं तो सेकंड इन सब में है, तो एक ही बार में क्वेश्चन ये सही हो जाएगा। कौन राज्यपाल को पद की शपथ ग्रहण करवाता है? तो हम जानते हैं उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, तो सी हो जाएगा। किसी राज्यपाल के गवर्नर के संबंध में निम्न कथनों पे विचार करिए। उसे राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, हाँ भाई, राज्यपाल की नियुक्ति प्रेसिडेंट के द्वारा होती है। राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार ये पद पे रहते हैं, इससे भी हम सहमत हैं, क्योंकि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, तो जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे ये पद पर रहेंगे। फिर उसे राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित है, बिल्कुल सही है, क्योंकि वो कार्यपालिका के प्रमुख थे, आर्टिकल 154, और वह सामान्यतः 5 वर्ष के लिए पद पे रहते हैं, तो ये भी सही है। यानी ए बी सी डी सारे के सारे सही हो जाते हैं। ठीक है, सत्य नहीं असत्य कथन बताना है। और भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, 5 वर्ष तक पद पे रहता है, सही बात है। राज्य की व्यवस्थापिका द्वारा उसे पद से हटाए जाने का प्रस्ताव स्वीकार करती है, तो पूर्वी। तो भैया राज्य की जो व्यवस्थापिका मतलब क्या है? राज्य की लेजिस्लेचर या विधायिका, इससे कोई मतलब नहीं है, ना व्यवस्थापिका ना विधायिका से। इनको हटाता कौन है? राष्ट्रपति हटाते हैं, तो इनसे कोई मतलब नहीं है। ठीक, फिर अपना पद ग्रहण करने से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। कौन सा निष्कर्ष? पूर्व पद से नहीं हटाया जा सकता, ऐसा कुछ है क्या? हटाया जा सकता है। ठीक है, कोई राज्यपाल 5 वर्ष की अवधि के बाद अपने पद पर बना नहीं रह सकता, ऐसा भी कुछ नहीं। नया व्यक्ति जब तक नहीं आता है वो बने रहते हैं, तो दोनों गलत है, तो दोनों के दोनों गलत हैं। ठीक है ना। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट के प्रति। कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं? तो आप क्या जानते हैं? गवर्नर। ठीक है, भारत में एक ही व्यक्ति एक ही समय में अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जा सकता, ऐसा है क्या? किया जा सकता है, तो गलत हो गया। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, गलत बात है ये, क्योंकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति। अब देख लो, अच्छा क्या पूछा था प्रश्न में? सही पूछा है, ओके। भारत के संविधान में राज्यपाल को उससे पद से हटाने हेतु कोई भी प्रक्रिया अधिकथित नहीं है, ऐसा थोड़ी है। हटाने की प्रक्रिया है, राष्ट्रपति हटा सकते हैं, आधार नहीं बताया गया, लेकिन हटाने की वो तो है। और विधायी व्यवस्था वाले संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री की नियुक्ति उपराज्यपाल द्वारा बहुमत समर्थन के आधार पर की जाती है, ये भी गलत है। चलो, हो गया सी सही। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है भैया? तो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को भी भारत के राष्ट्रपति ही करते थे। जम्मू कश्मीर के राज्य के कार्यकारी अध्यक्ष का नाम सन 1965 में सदर रियासत से राज्यपाल बदल दिया गया था। तो ये जम्मू कश्मीर राज्य के संविधान में संशोधन द्वारा किया गया था, क्योंकि जम्मू कश्मीर एकमात्र राज्य था बेटा जिसका अपना खुद का संविधान था, तो उन्हीं के संविधान में संशोधन होगा। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है, तो संघ राज्यों का प्रशासन राष्ट्रपति। मैंने अभी बताया कि संघ शासित प्रदेश और संघ का प्रमुख है कौन? हेड ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव, राष्ट्रपति, तो इन्हीं के नाम पर। लद्दाख का प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो उस समय राधा कृष्ण माथुर थे, जिन्हें नियुक्त किया गया था 2019 में। राज्यपाल के वेतन भत्ते आप अच्छे से जानते हैं कि भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। ठीक है, आर्टिकल 260, बोलो कहाँ है भारत की संचित निधि? 266 में। और राज्य की संचित निधि 266 में। ठीक है, तो राज्य की संचित निधि पे भारित है, तो कंसोलिडेट फंड ऑफ स्टेट, राज्य की संचित निधि कंसोलिडेट फंड ऑफ स्टेट पर। एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का नियुक्त किया जा सकता है, संदेह उपलब्धियां और वेतन भत्ते। भैया 2 राज्यों का आप कैसे पैसे बांटेंगे? राज्यपाल की इच्छा से 1 लाख तुम दे दो, बाकी तुम दे देना। राष्ट्रपति के निर्णय अनुसार, गृह मंत्रालय के निर्णय अनुसार उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किया जाता है जैसा राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करते हैं।
तो इसको राष्ट्रपति निर्धारित करेंगे और उन राज्यों के बीच में डिवाइड किया जाएगा। तो आंसर होगा डी। बी और डी में कंफ्यूज मत हो ना, राष्ट्रपति के निर्णयानुसार। तो राष्ट्रपति के आदेश द्वारा 2 राज्यों के बीच का बंटवारा होगा। ठीक है। राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियाँ, अच्छा प्रश्न है, बताना आप लोग। भारत के राष्ट्रपति जो है को राष्ट्रपति शासन अधिरोपित करने के लिए रिपोर्ट भेजना, क्या ये डिस्क्रिशनरी पावर है? हाँ या ना? मंत्रियों की नियुक्ति है भैया। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं और मुख्यमंत्री के परामर्श पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। तो ये तो विवेकाधीन होगी नहीं, तो 2 हटा दो, या तो वैसे उत्तर तो हो गया खत्म। अरे इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, उत्तर नहीं 2, तो आंसर हो गया। ठीक है। देखो आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, अच्छी बात पता क्या है, जितने टफ क्वेश्चन होते हैं वो उतनी आसानी से सॉल्व होते हैं, लेकिन हमें एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि ये है और ये नहीं है। तो ये तो एक तरीका था। दूसरा आप पढ़ लो तीसरा, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित रख सकता है। ये मंत्रिपरिषद से तो पूरी पूछेगा भाई, उसको रखना है तो वो रख देगा। तो 1 और 3। ठीक है। राज्य सरकार के लिए कार्य संचालन के नियम बनाना, तो नियम बनाना विवेकाधीन नहीं है, नहीं तो पता चले कोई भी नियम बनाएगा। ठीक है। इसके बाद यहाँ आ जाते हैं, राज्य का राज्यपाल मंत्रिपरिषद के परामर्श से स्वतंत्र कार्य कर सकता है, मतलब फिर से विवेकाधीन शक्ति है। तो क्या है, विधानसभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने को कहने के लिए, ठीक है, मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने के लिए कर सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ अभी भी पढ़ा कि विधेयक को आरक्षित रख सकते हैं, रिजर्व फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, और विधायिका द्वारा किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस करने के लिए। ये पूछ के थोड़ी करेंगे, बोले जब वैसे ही उन सरकार ने ही भेजा है पास करके, तो हम तो अपनी इच्छा से ही करेंगे पुनर्विचार के लिए। और उच्च न्यायालय का परामर्श मांगने के लिए, तो उच्च न्यायालय के परामर्श से कोई लेना देना नहीं। तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो आपको ये अच्छे से ध्यान रखना है, किन अनुच्छेदों में एक के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है। तो 200 में है राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखना। देखो याद करो, प्रेसिडेंट की वीटो पावर 111 में है, जबकि राष्ट्रपति के पास ये 200 में है, तो 200 में हो जाएगी। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए किसी विधेयक को भेज सकता है? तो फिर से आंसर आर्टिकल 200। किसी विधेयक पर संवैधानिक उपबंध के तहत राज्यपाल की सिफारिश अपेक्षित थी, किंतु बिना राज्यपाल की सिफारिश के उसे राजस्थान विधानसभा में पुनः स्थापित किया गया और उसने पारित करके राज्यपाल को भेज दिया। ठीक है। अब क्या करेंगे भैया, राज्यपाल अनुमति देगा और अधिनियम अविधि मान्य नहीं होगा। देखो सीधी बात है, ये कैसा है कि आपने एक बार भेजा और उसने पुनर्विचार किया और पुनर्विचार करके फिर से भेज दिया, तो उस स्थिति में क्या होता है, राज्यपाल को उस पर हस्ताक्षर करने होते हैं और अविधि मान्य नहीं होता है। कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की? तो भैया राज्यपाल क्या कर रहे थे ऑर्डिनेंस में 213 और प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस 123। किसी राज्य के राज्यपाल संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी कर सकता है? तो 213। ठीक है। किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा ऑर्डिनेंस अनुमोदन होना चाहिए, राष्ट्रपति द्वारा, राज्य की विधायिका द्वारा। तो आप जानते हैं कि जो अध्यादेश जारी किया गया है, अगर विधानसभा का सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह के भीतर अगर ये पास हो जाएगा तो आगे कंटिन्यू रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। तो राज्य की जो विधायिका है उसका अनुमोदन जरूरी है। ठीक है। तो लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट किस राज्यपाल विधानमंडल विश्रांति काल, फिर से 213। ठीक है। किसकी नियुक्ति राज्य का राज्यपाल नहीं करता? मुख्यमंत्री की करता है, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की करता है, इनकी नहीं करता। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन कर रहे थे? प्रेसिडेंट कर रहे थे। महाधिवक्ता की नियुक्ति कर रहे थे, किस आर्टिकल में था महाधिवक्ता? आर्टिकल 165। ठीक है। और अटॉर्नी जनरल किस में था? 76 में। बहुत बढ़िया, विचार करो भैया।
राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार नहीं है, सही बात है। यह विधानमंडल का हिस्सा नहीं है, हाँ ठीक। और उसे विधान परिषद के कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है, ठीक है। उसके पास कोई न्यायिक शक्ति नहीं है, तो न्यायिक शक्ति तो होती है भैया। तो सही कथन हो गया, 3 हो गया, कर सकते हैं कुछ सदस्यों को, तो 1, ठीक है। और राज्यपाल नियुक्ति का अधिकार नहीं है, तो नियुक्ति नहीं करता, सिर्फ परामर्श देता है राष्ट्रपति को, ठीक है। राज्यपालों के संदर्भ में सत्य नहीं है, सत्य बताना है, तो राज्य की विधायिका का अंग है, हाँ है। मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है क्या? डेथ सेंटेंस को कौन क्षमा कर रहा था? प्रेसिडेंट। चलो, तब तो नहीं लग रहा है किसी को। ये एक अच्छा क्वेश्चन होगा, एसर्सन रीजन वाला। कथन कारण, राष्ट्रपति और राज्यपालों पर उनके किसी भी कार्य के लिए न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, ठीक है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, राज्यपालों को असंवैधानिक कृत्य के करने के लिए पदच्युत किया जा सकता है। तो राष्ट्रपति पे महाभियोग तो है ही आर्टिकल 61 में, ये तो सही है। और पहला वाला बोले क्या था, यही नहीं पता फिर से देख लो, कोई नहीं। राष्ट्रपति और राज्यपालों को उनके किसी भी कार्य के लिए न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। बेटा याद रखना, किसी भी कार्य नहीं, रोज एक मर्डर करें तो मुकदमा नहीं चलेगा क्या? बोले आज इसका सिर उड़ा देते हैं, ठीक है, आज यहाँ गोली मारेंगे, केस तो चलना ही नहीं है। क्या संभव है किसी भी कार्य का मतलब? तो सिर्फ कौन से कार्य? सिविल मामले, उनके पद से संबंधित जो सिविल केसेस है उनके विरुद्ध मुकदमा नहीं चलेगा। ऐसा नहीं कि 2 मर्डर रोज साहब, ठीक है, सुबह मर्डर और शाम को मर्डर और बीच में नाश्ते पे मर्डर, ऐसा तो नहीं होगा ना। बोले कुछ तो होना नहीं है, तो किसी भी कार्य नहीं, बस यहीं से पकड़ना था आपको। तो ये गलत है, ये गलत है, और रीजन जो है वो सही है। तो और ये नॉर्मली डी ऑप्शन ही होते हैं, दोनों सही होंगे तो ए होगा, दोनों सही होंगे लेकिन व्याख्या नहीं होगी तो बी होगा। ए गलत होगा और असर्शन गलत होगा, रीजन सही होगा तो सी होगा। देख लेना, लेकिन ये आगे पीछे कर दे, मैं बता रहा हूँ मेजॉरिटी की बात। किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में कोई दंडिक कार्रवाई संस्थित नहीं की जाएगी, ठीक भैया। किसी राज्य के राज्यपाल की परिलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे, दोनों बातें सही है, ठीक है। अब यहाँ ये नहीं था कि कोई भी कांड करने पे, यहाँ ये था कि उनकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में दंडिक कार्रवाई संस्थित नहीं की जाएगी, उनके ऊपर दंड नहीं लगाया जाएगा, सही बात है। पहले पद से हटाएंगे फिर दंड लगाएंगे। क्या सत्य नहीं है? राष्ट्रपति राज्यपाल को शासकीय कार्यों के लिए विधिक कार्रवाई से उन्मुक्ति है, सही बात है। कोई न्यायालय राज्यपाल को किसी कर्तव्य पालन के लिए विवश नहीं कर सकता, ये भी ठीक है भैया। एक राज्यपाल को व्यक्तिगत कार्यों हेतु सिविल कार्रवाई लाने के लिए 2 माह का नोटिस देना जरूरी है, ये भी ठीक है भैया। मंत्रियों को राष्ट्रपति या राज्यपाल को दिए गए सलाह को जांचने के लिए न्यायालय अधिकृत है, तो ये गलत है भैया। ये याद रखना कि मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति या राज्यपाल को दिए गए सलाह को जांचने की न्यायालय की शक्ति नहीं है, ठीक है। मतलब ये कि जैसे मान लो ये मंत्री परिषद है, मैं गवर्नर हूँ, इनने हमें कोई सलाह दी है तो ये न्यायालय जांच नहीं सकता, ठीक है, ये ध्यान रखना बिल्कुल अच्छे से। तो किसी न्यायालय द्वारा जांच नहीं की जाएगी क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी तो क्या दी, ऐसी व्यवस्था राज्यपाल के संदर्भ में, ठीक है, आर्टिकल 163 सब क्लॉज 3 में है और प्रेसिडेंट के संदर्भ में 74 सब क्लॉज 2 में है। किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? तो आप जानते हैं किसी राज्यपाल के विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है, ठीक है। अच्छा, मजेदार बात यह कि राष्ट्रपति के खिलाफ है क्या? बोलो। अभियोग है, राष्ट्रपति के प्रति क्या चलाते हैं? हाँ, थोड़ा ध्यान रखना, बस इतने में ही गलत कर देंगे नहीं तो। किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला अभी थी सरोजनी नायडू, उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत से थी, ज्वाइंट प्रोविंस। भारत के किसी राज्य की सर्वप्रथम महिला राज्यपाल अगेन सरोजनी नायडू। राजस्थान के राज्यपाल जिन्हें बर्खास्त किया गया था तो ये थे रघुकुल तिलक, ठीक है, तिलक लगा दिया हटा के। राज्यपालों में कौन हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे? एमपीपीएससी का क्वेश्चन है ये। तो बेटा भगवत दयाल शर्मा जो थे वो हरियाणा के मुख्यमंत्री
रहे थे 66 से 67 में, और 80 से 84 में मध्य प्रदेश के राज्यपाल तथा उड़ीसा के भी राज्यपाल रहे भगवत दयाल शर्मा। अच्छा, नाम से मिक्स मत हो जाना, एक थे शंकर दयाल शर्मा, वो राष्ट्रपति थे और वो भोपाल से ही थे, ठीक है। पश्चिम बंगाल की प्रथम महिला राज्यपाल तो पद्मजा नायडू थी। प्रतिवर्ष 13 फरवरी को महिला दिवस किन के नाम पे मनाया जाएगा? सरोजिनी नायडू, जो कि भारत की पहली महिला राज्यपाल। अच्छा, सरोजिनी नायडू का और कुछ भी महत्वपूर्ण है? इतिहास में क्या रहा इनका, कुछ बता दो। संविधान सभा की 15 महिलाओं में शामिल थीं, और इतिहास में बताओ, ये तो पॉलिटी है। द्वितीय गोलमेज, अरे सीधा बोल दो ना यार कि कानपुर अधिवेशन की अध्यक्ष बनी थी। ये पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस की। 1925 में कांग्रेस का कानपुर अधिवेशन हुआ था, तो ये पहली महिला थी जो कांग्रेस अध्यक्ष बनी थी, महिला के रूप में पहली और भारतीय। जबकि एनी बेसेंट पहली महिला थी जो कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी 1917 में, और 1925 में कौन? सरोजिनी नायडू, कानपुर अधिवेशन। ठीक, चलो वापस आ जाओ। राज्यपाल को उस राज्य के बाहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए, ठीक है भैया, और ऐसा तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए जो गहन राजनीतिक जुड़ाव ना हो, उसने हाल के वर्षों में राजनीति में भाग नहीं लिया हो। ये किसने सलाह दी थी? तो बेटा ये दी थी सरकारिया आयोग ने। रणजीत सिंह सरकारिया थे, इन्होंने कहा था कि भैया एक तो उस राज्य के ना हो आप, सक्रिय राजनीति में आप भाग ना लें, और तटस्थ रहें, ज़्यादा जुड़ाव नहीं होना चाहिए आपको। तो ये सरकारिया। इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है सरकारिया आयोग का, केंद्र राज्य संबंधों पर किसने सलाह दी, या केंद्र राज्य संबंधों के लिए कौन सी समिति बनी थी? तो सरकारिया आयोग। पूरा नाम था इनका रणजीत सिंह सरकारिया। बहुत बढ़िया व्यक्ति थे ये। इन्होंने एक इतनी अच्छी बात बोली थी, बोले राज्यपाल का पद ना सर्वाधिक विवादित पद है। ये स्टेटमेंट यूपीएससी का था। किसने दिया था? तो रणजीत सिंह सरकारिया ने दिया था। ये हो गया खत्म बड़ी जल्दी। चलो राज्य विधानमंडल भी थोड़ा देख लेते हैं क्या है। विधान फिर सर्च करने में ही टाइम लग जाएगा, 1-5 तो हो गया। इसको कर लें थोड़ा सा, पढ़ चुके हैं ना, अभी तो पढ़ रहे हैं। राज्य की विधायिका में कौन कौन सम्मिलित? अभी 2 मिनट पहले बताया था। राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद, ठीक है, तीनों होंगे। स्टेट लेजिस्लेचर इक्वल टू गवर्नर, लेजिस्लेटिव असेंबली, काउंसिल, ठीक है। चलो बढ़िया। अरे इतना बड़ा हो गया ये। ठीक है, चलो। भारत में राज्य विधान पालिकाओं, स्टेट लेजिस्लेटिव का उच्च सदन, तो उच्च सदन क्या होगा? विधान परिषद, और निम्न सदन विधानसभा, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल। विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? ध्यान रखना 169 है नहीं इसमें, तो 171 में इसकी संरचना है, गठन है। दूसरे सदन की स्थापना या उसे रद्द करने से संबंधित कौन सी सही विधि है? ठीक है, तो दूसरा सदन मतलब क्या? विधान परिषद। तो लोकसभा द्वारा साधारण बहुमत से, संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव पर, संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव, और संसद से पारित विधि। देखो बनेगा ये साधारण बहुमत से संसद के, लेकिन समाप्त होगी, यहाँ ध्यान रखना थोड़ा सा ध्यान, संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा साधारण बहुमत से पारित, संबंधित राज्य विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव, और संसद से पारित विधि द्वारा। तो राज्य में पूर्ण बहुमत से प्रस्ताव पारित किया जाएगा, और फिर संसद में पारित विधि के द्वारा, तभी ये समाप्त होगी। ठीक है, ध्यान रखेंगे अच्छे से। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि राज्य की विधानसभा संकल्प सदन की कुल संख्या के बहुमत और उपस्थित मत देने वाले सदस्यों के बहुमत 2/3 बहुमत से पारित कर दे, फिर साधारण विधेयक से सामान्य बहुमत से पारित कर सकती है, तथा अनुच्छेद 169 सब क्लॉज 3 के अंतर्गत
368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझा जाएगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा अच्छे से। अच्छा, किसी विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है, तो कौन है? विधान परिषद। देखो, विघटित करें, डिसॉल्यूशन होगा विधानसभा का, और समाप्त किसे कर सकते हैं? विधान परिषद को। विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है। ठीक है, तो तत्संबंधी संकल्प लाएगी विधानसभा और संसद द्वारा इसे समाप्त कर दिया जाएगा। विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव पास करने की इजाज़त मिलती है। तो भैया बनाना और समाप्त करना 169 में, थोड़ा बैक फ्लैश में जाके देखिए। आर्टिकल 168 राज्य विधानमंडल है, स्टेट का लेजिस्लेचर है। 169 में लेजिस्लेटिव काउंसिल है, और 169 आर्टिकल के अंतर्गत लेजिस्लेटिव काउंसिल बन भी सकती है और समाप्त भी हो सकती है। तो 169 में विधान परिषद का गठन और समाप्ति दोनों की बात की जाती है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लियर है? आप लोगों को समझ में आ रही है बात यहाँ तक? बताइए जरा क्या होगा आंसर। राज्य विधानसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत स्वीकृत संकल्प के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? सही है। ठीक है, बाध्यता आरोपित करती है संकल्प को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित करे। केंद्र सरकार पर कोई बाध्यता आरोपित नहीं करती कि वह संसद में विधि निर्माण हेतु कार्यवाही करे। तो संसद से क्या मतलब है विधान परिषद का? तो ये क्या हो जाएगा? अब देखो अच्छे से ध्यान रखना है कि ये सही है स्टेटमेंट। राष्ट्रपति का आर्टिकल कौन सा था? पेज नंबर बता दो, या राष्ट्रपति का कौन सा है? ऊपर तो सब हम ही देख लेंगे, फिर आपका क्या योगदान। उल्लू बना रहे हैं आप लोग हमें। कहाँ चला गया? राष्ट्रपति 129। ज़्यादा चला गया? अरे आ गए? फिर चले गए? अब ऐसे ही कर लेते 129। अभी नहीं, कहाँ गया? अब आए। ठीक है, जल्दी जल्दी देखें। 52 में राष्ट्रपति, 53 में कार्यपालिका शक्ति, एग्जीक्यूटिव पावर, 54 में इलेक्शन था, 55 में निर्वाचन की रीति थी। ठीक है, ध्यान रखना है। दिल्ली पौंडीचेरी विधानसभाओं के सदस्य और कौन कौन वोट करते थे राष्ट्रपति के चुनाव में? संसद के लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली पौंडीचेरी विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो दिल्ली और पौंडीचेरी को किससे जोड़ा गया? 70वें संविधान संशोधन से। ठीक है, और अभी जम्मू कश्मीर को शामिल नहीं किया गया है, भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, जबकि जम्मू कश्मीर की विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो निर्वाचक मंडल में हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर विधान परिषद के जो हैं उनको शामिल नहीं किया गया है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा अच्छे से। चलो, भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है, हेड ऑफ द रिपब्लिक, राष्ट्रपति। ठीक है, क्योंकि रिपब्लिक का मतलब क्या था? हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड। ठीक है, जब भी किसी देश का प्रमुख जो है वो निर्वाचित होता है तो वो देश गणतंत्रात्मक देश या रिपब्लिक कहलाता है। राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न है। भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है। ठीक है, ये कथन हो गए दो। और कौन सा सही है? तो पहली चीज तो ये है कि भारत का अलग है, भारत और ब्रिटेन का अलग है ना। ब्रिटेन के तो कैसे हैं? संवैधानिक प्रमुख हैं क्या? वो तो राजा रानी। और भारत का यूएसए से मिलता है क्या? नहीं, यूएसए का और भारत में बहुत अंतर है।
ठीक है, तो ए सही है यानी कि सी गलत है, यानी सी आंसर हो गया। संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है, बिल्कुल सही है भाई। राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है, ऐसा कुछ होता है क्या? सीमा तो हर किसी की होती है। ठीक है, तो गलत हो गया सी। राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। तो अब कहाँ थी शक्तियाँ इनकी? आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति, 53 में कार्यपालिका शक्ति। तो आर्टिकल 53 में जो इनकी कार्यपालिका शक्ति हैं या जो शक्तियां हैं उनका प्रयोग स्वयं अथवा अपने अधीनस्थों के माध्यम से करते हैं। एक, ठीक है। संघ की कार्यपालिका का प्रमुख कौन है भैया? राष्ट्रपति है, हेड ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव। आर्टिकल 53। थक गए आप लोग। एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है, तो फिर से 53। समस्त कार्यपालिका शक्ति किस में? मुझ में। हाँ, इतनी बार राष्ट्रपति बता दिया। 3, अधिशासी शक्तियों को किस में निहित किया गया है? तो अधिशासी शक्ति किसके पास होंगी? राष्ट्रपति के पास। संघ की कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित है, सही बात है। कार्यपालिका शक्तियां सरकार का व्यवसाय चलाने से संबंधित है। हाँ, टमाटर बेचने लगो, सरकार का व्यवसाय। ठीक है, अब यहाँ व्यवसाय से मतलब क्या है? जो भी काम होंगे वो राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं। तो दोनों ही ऑप्शन सही हैं कि हाँ भैया उनके व्यवसाय से संबंधित है, कुछ तो काम करेगी ना सरकार। ठीक है, तो ए और बी दोनों सही हैं, लेकिन इसका स्पष्टीकरण सही नहीं है, इसलिए आंसर बी हो जाएगा। रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर, ठीक है, तो सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल 3 फोर्सेस। प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियां विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र हैं। ऐसा होता है क्या? प्रधान सेनापति हैं तो विधायी नियंत्रण नहीं होगा, हटा तो रहे, विधायी नियंत्रण क्या? ठीक है, तो ए सही है, आर गलत है। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। किस पर लागू होता है? तो सही बात है, राष्ट्र का प्रतिनिधित्व तो कर रहे हैं लेकिन नेतृत्व कौन करते हैं? हाँ, तो नेतृत्व कर रहे हैं हमारे मोदी जी। कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, गलत कर देंगे बच्चे। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो आप अच्छे से जानते हैं कि इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, डायरेक्ट तो नहीं था। ठीक, भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है। हाँ भैया, सही बात है। एक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था संसद के दोनों सदनों विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनता है, सही है? बोलो तो सही है। ए सही है, सी सही है। अब ए और सी दोनों यहाँ सही है, स्पष्टीकरण भी सही है, तो आंसर हो जाएगा सी। अच्छा, कई लोग इसलिए गलत कर देंगे, बोले दिल्ली पौंडीचेरी कहाँ चली गई? मन में आया तो होगा यार, सच्ची बताना। बोले इसलिए गलत कर देंगे, तो भैया दिल्ली पौंडीचेरी भी है, लेकिन क्या ये नहीं है? ये भी तो हैं, और हैं तो सही है। भारत का राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, कैसा होता है भैया? तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति से और आनुपातिक मत पद्धति से। ठीक है, तो एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत पद्धति। ठीक है, क्या होता है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। आप मुझे कल तो अच्छा सैटरडे करंट अफेयर लगेगा, मंडे को आप हमें याद दिला देना, हमें एक चीज़ पढ़ानी है जो मैं भूल गया पढ़ाते हुए, वो है राष्ट्रपति का निर्वाचन। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन मैं बता दूंगा और एक बार वीटो पावर। ठीक है, अच्छे से वीटो पावर थोड़ी बताई है लेकिन थोड़ा एक्सप्लेन करके, तो याद दिलाना है क्या? एक राष्ट्रपति का निर्वाचन और एक वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, ये 2 चीज़ें आप हमें बिल्कुल याद दिला देना। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन होते हैं बेटा? तो एक तो दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा राज्यसभा के। राज्य विधानसभा मंडल के दोनों सदन होंगे क्या? नहीं, केवल विधानसभा के होते। तो अब हम हटाएंगे 2 को, हटा दो 1 2 तो ये चले गए। फिर सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, सही बात है। दिल्ली पौंडीचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, सही बात है। तो 3 सही हो गया, 4 हो गया, 1 हो गया, तो आंसर हो गया डी। कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण हैं? संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य नहीं होते ना बेटा। राष्ट्रपति में सभी सदस्य हैं क्या कि निर्वाचित हैं? तो हटा दो, 1 हट गया, 1 हट गया, 1 हट गया, तो हट गया वो तो सब। ठीक है, पूरे हट गया वो। अब बचा राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, सही है।
संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, सही है, तो 2-3 सही है। सभी राज्यपाल और उपराज्यपाल, ये कहाँ वोट करेंगे, कैंसिल कर दिया था इस क्वेश्चन को। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है, तो निर्वाचित तो होते हैं बेटा, ये विधानसभाओं के होते हैं, विधान परिषदों के सदस्य नहीं होते, ना तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्टेड ना ही नॉमिनेटेड कोई भी सदस्य नहीं होते। 70वें संशोधन से आपको याद है दिल्ली और पौंडीचेरी विधानसभा, अभी हमने शुरू में ही पढ़ा था इसको। जल्दी तो नहीं हो रहा ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, सच्ची बता देना आप लोग, नहीं तो मैं बहुत स्पीड स्लो कर लूँगा, पैसेंजर ट्रेन बना देंगे वंदे भारत की जगह। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं, बता दो भैया। ठीक है, कोई नहीं या एक से अधिक। कितना अच्छा प्रश्न था। राज्यसभा के सभी निर्वाचित, लोकसभा के सभी निर्वाचित, राज्य विधानसभाओं के सभी सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, और आंसर डी हो गया। तो ये आपका हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में चुनाव मंडल, ये बहुत सरल क्वेश्चन है एक्चुअली, चुनाव वाला। सदस्य होते हैं तो लोकसभा के चुने हुए, राज्यसभा के चुने हुए, विधानसभा के चुने हुए, विधान परिषद के नहीं होते। तो 4 जहाँ जहाँ है वो हटा दो, तो ये हट गया। अब क्या क्या हो गया, 1 2 3, तो आंसर हो गया सी। ठीक है, समझ में आ रही है। राष्ट्रपति चुने जाते हैं, वाह, तो किन से चुने जाएंगे, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से। इलेक्टेड मेंबर हैं, हे भगवान कितनी बार चुनोगे, परेशान हो जाएंगे राष्ट्रपति चुन चुन के। फिर से कोई राष्ट्रपति चुनाव प्रकरण में सही नहीं है तो निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है नहीं, तो ये गलत बात है। हमने आपको बताया था कि 1 राज्य, 2 राज्य, 4 राज्यों की विधानसभाएं नहीं भी होंगी तो भी राष्ट्रपति का चुनाव होगा और होकर रहेगा। बहुत बढ़िया। भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए कम से कम 50। ठीक है, ही नहीं ऑप्शन में 50, तो 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक। मतलब अगर किसी को राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा करना है तो 50 प्रपोजर होंगे पहले, और उसको समर्थन करने के लिए 50 सेकेंडर होंगे, तो 50-50। और उपराष्ट्रपति के लिए क्या था, 20-20, तो 20 प्रस्तावक, 20 अनुमोदक। चलो बढ़िया। निर्वाचक मंडल विधानसभा के निर्वाचित, अच्छा लिंक चली गई, आज टेस्ट रहेगा ना, करा दूं और की रहने दूं, करा देते हैं, क्या दिक्कत है, अभी तो बहुत टाइम है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अब देखिए, ये राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल में, इसको मैं पहले पढ़ा दूंगा आपको तो बता दूं, या फॉर्मूला बता दूं, कोई ऐसे टफ नहीं है। देखिए, अब जैसे ये जो है क्या है, तो राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल में विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के मत का मूल्य, ठीक है, तो जो राज्य की विधानसभा है सब लोग वोट करेंगे, जो इलेक्टेड मेंबर होंगे, जैसे मध्य प्रदेश की विधानसभा में 230 सदस्य हैं, ठीक है, तो 230 सदस्य वोट करेंगे, तो उसकी वोट वैल्यू क्या होगी, तो उस राज्य की जनसंख्या और राज्य की विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या इंटू, ठीक है, 100। तो 100 तो नहीं होता भैया, क्या होता है ये, 1000 होता है। तो ये गलत हो गया फॉर्मूला, पूरा सही था। राज्य की जनसंख्या, जैसे ऐसे समझो कि अगर एक सदस्य की वोट वैल्यू निकालनी है तो टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, राज्य की कुल जनसंख्या अपॉन, ठीक है, तो क्या, अब ये जो राज्य की जनसंख्या है, फिर राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य जैसे 230 इंटू 1/1000 है, मतलब नीचे 1000 आएगा। ये क्या दिया है, 100 दिया है, तो ये गलत है। फिर है एक निर्वाचित संसद सदस्य का मत मूल्य, सभी निर्वाचित विधानसभाओं के मतों का कुल मूल्य अपॉन निर्वाचित संसद सदस्यों की कुल संख्या, तो ये बिल्कुल सही है, तो ये दूसरा होता है। तो टोटल जो मेंबर्स होते हैं सभी विधानसभाओं के, उनका टोटल वैल्यू, और जो संसद के सदस्य होते हैं उनकी कुल संख्या, इससे निकालते हैं हम एक सांसद का मत मूल्य। कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आया, सच्ची में तो नहीं आया, कोई बात नहीं, अपन समझा देते हैं। देखो, अगर हम आपसे कहें कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है
संसद सदस्य है, इसकी हमें वोट वैल्यू निकालनी है, ठीक है, एक सदस्य की। तो कैसे निकालेंगे? तो जो विधानसभाएं थी, ठीक है, तो विधानसभाओं के कुल सदस्यों का मत मूल्य सभी राज्यों की, ठीक है, मतलब क्या, टोटल वेट वैल्यू जो है वो पूरी विधानसभाओं के सारे राज्यों की मिला के, और फिर संसद के जो निर्वाचित सदस्य हैं उनसे इन्हें डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ये निकल आएगी किसी एक संसद सदस्य की मत मूल्य। देखो ऐसे समझो, अभी हमने विधानसभा के एक सदस्य का मत मूल्य निकाला, विधानसभा सदस्य का मत मूल्य यानी वोट वैल्यू ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये जो वोट वैल्यू निकल रही है वो कैसे निकल रही है? सॉरी, कैसे? राज्य की टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, फिर निर्वाचित सदस्य किसके? विधानसभा के, तो इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इंटू 1/1000, ये था फॉर्मूला। अब एक सदस्य का मत मूल्य निकल गया, उससे एक पूरे राज्य की विधायकों से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल का मत मूल्य। ऐसे हर एक राज्य की विधानसभाएं हैं, उनका मत मूल्य, तो जो टोटल मत मूल्य है पूरे देश की विधानसभाओं के, उसको जब हम संसद के निर्वाचित सदस्यों से डिवाइड करते हैं तो आता है संसद के एक सदस्य का मत मूल्य। समझ में आ रही? वोट वैल्यू ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। कुछ भी समझ में आया या नहीं आया? बोलो जल्दी से। हाँ, 1/1000 से मल्टीप्लाई करना होता है, तभी निकालते हैं। वो तो फॉर्मूला है यार, मैथ है शुद्ध, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि विधानसभा का मत मूल्य कैसे निकलेंगे? राज्य की कुल जनसंख्या अपॉन निर्वाचित विधानसभा सदस्य इंटू 1/1000। जब ये निकालेंगे तब एक सदस्य की वोट वैल्यू निकलती है। ये अभी हमने कहा आपको कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन हम आपको अलग से पढ़ाएंगे तो और आपको क्लियर कर देंगे। फिर भी लेकिन चूंकि सामने बात चल रही है, आप तो पूछ लीजिए, कोई समस्या नहीं है। क्या? वोट वैल्यू ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इक्वल टू क्या है? टोटल वोट वैल्यू ऑफ ऑल मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली अपॉन टोटल इलेक्टेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। तो पूरे देश के जितनी भी विधानसभाएं, उनके सदस्यों का मत मूल्य में हम किससे डिवाइड कर दें? ठीक है, इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की संख्या से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो ये निकल आती है एक संसद सदस्य की वोट वैल्यू, ठीक है। और अगर हम बात करें वोट वैल्यू ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो विधानसभा सदस्य की वोट वैल्यू में टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट अपॉन टोटल इलेक्टेड मेंबर इन लेजिस्लेटिव असेंबली इंटू 1/1000, इन दो फॉर्मूले से हम वैल्यू निकालते हैं। और मज़ेदार बात यह है कि संसद सदस्यों का कुल मत मूल्य जो है वो पूरे राज्य की विधानसभाओं के कुल मत मूल्य का बराबर ही होता है। ये बात बहुत लोगों को पल्ले नहीं पड़ती है। अभी भी क्या बोला, नहीं समझ में आया होगा? अरे बोलो तो। देखो ऐसे समझो, ये फॉर्मूला आ गया, संसद सदस्य हैं सभी, इनको मल्टीप्लाई करो तो यहाँ आ जाएंगे, तो सभी संसद सदस्यों का मत मूल्य हो जाएगा ये, क्योंकि एक का है, जब मल्टीप्लाई करेंगे सभी तो सभी का हो जाएगा। और वो किसके बराबर हो जाएगा? भारत की सभी विधानसभाओं के जो सदस्य हैं उनके मत मूल्य के बराबर हो जाएगा। नहीं आया ना? अरे बोल तो दो, नहीं आया? हाँ, नहीं आता है। पढ़ा दें क्या राष्ट्रपति का निर्वाचन? समय लगेगा थोड़ा सा, मैं अच्छे से पढ़ाना चाहता हूँ, मतलब एक दिन बढ़िया से दें हम राष्ट्रपति की वीटो पावर और निर्वाचन से। अच्छा, अभी फॉर्मूला समझ में आया? सच्ची आ गया? ठीक, इतना आ गया, आपका काम चल जाएगा। क्योंकि सीधा प्रश्न पूछते हैं संसद सदस्य का मत मूल्य, वोट वैल्यू ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो क्या होता है? विधानसभाओं के कुल सदस्यों का मत मूल्य अपॉन संसद के निर्वाचित सदस्य की संख्या से हम डिवाइड कर देते हैं, तो ये निकल आती है एक सदस्य की वैल्यू। और विधानसभा के एक सदस्य की वैल्यू निकालनी है तो उस राज्य की कुल जनसंख्या, कुल निर्वाचित विधानसभा सदस्यों की संख्या
से हम डिवाइड करते हैं इंटू 1/1000 करते हैं तो एक सदस्य की वोट वैल्यू निकल आती है। और इसका मतलब ये नहीं है कि मध्य प्रदेश के जो 230 सदस्य हैं हर एक सदस्य की वोट वैल्यू अलग अलग होती, नहीं, वोट वैल्यू सेम होती है। लेकिन अलग अलग राज्यों के विधानसभा सदस्यों की वोट वैल्यू अलग अलग हो सकती है, क्योंकि भैया यहाँ उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो जनसंख्या ज़्यादा हो जाएगी, सीटें इतनी ज़्यादा थोड़ी हैं, 403 सीटों से आप डिवाइड भी करोगे तो कितना अंतर आएगा, लेकिन यहाँ ये 20 करोड़ हैं तो अंतर आएगा, तो वोट वैल्यू। अब जैसे आपसे पूछे किस राज्य की विधानसभा सदस्य की सर्वाधिक वोट वैल्यू होगी, तो जिसकी जनसंख्या ज़्यादा यानी यूपी की, सीधे सीधे शब्दों में। समझ में आ रही है? आ गई, चलो बधाई हो, वापस आ जाए। चलो, तो ये सही है फॉर्मूला आपका, ये गलत था, अगर इसमें हम 1000 कर देंगे तो ये सही हो जाएगा। चलो भाई आगे चले, ये तो दिख ही नहीं रहा। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में, इसके निर्वाचन वाले क्वेश्चन छोड़ दें क्या, पढ़ा देंगे फिर करा देंगे अगर आप चाहो तो। समझ में आ रहे हैं वैसे कि नहीं आ रहे हैं? नहीं आ रहे हो तो छोड़ देते हैं अगली बार में। पहले क्वेश्चन, भारत के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता राष्ट्रपति के में, वह स्वयं प्रत्याशी हो, राज्य विधानमंडल के निचले सदन में बहुमत सिद्ध करना शेष हो और राज्य विधानमंडल के किसका सदस्य हो, उच्च सदन। अब विधान परिषद के सदस्य वोट नहीं करते हैं तो फालतू में इनमें फंस जाता है बच्चा कहीं ना कहीं, जबकि सीधी बात है कि वो विधान परिषद का अगर सदस्य होगा तो उस स्थिति में वोट नहीं कर पाएगा, यानी कि सी। भारत के राष्ट्रपति चुनाव में राज्य की विधानसभा के वोटों की संख्या जनसंख्या के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या और विभाजित फालकों के बराबर होती है। 1900 जनसंख्या 7 पर इसी जनसंख्या का निर्धारण है, तो बेटा 1971 की जनसंख्या के अकॉर्डिंग ही निर्धारण करते हैं, ठीक है, उस समय जब प्रश्न पूछा गया था। लेकिन 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में क्या किया गया, अब 2026 के बाद जो पहली जनसंख्या होगी उससे आगे का निर्धारण करेंगे, यानी 2031 की जनगणना होगी तब देखेंगे क्या होता है। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए आवश्यक नहीं है पढ़ा लिखा हो भैया, ठीक है, पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है अगर प्रेसिडेंट बनना है तो, हो तो ठीक, नहीं हो तो भी ठीक। इस पे लोग बहुत गलती कर सकते हैं अगर नहीं ध्यान देंगे, बोले यार ये कैसे, मतलब कैसे आर्गू पता कैसे कर, यार बिना पढ़े लिखे को राष्ट्रपति बना सकते हैं, अब क्या होगा, और ऐसे में झट से हटा देगा वो इसको। विचार करें, जन्मा नागरिक होना चाहिए, फिर से वही प्रश्न अभी राज्यपाल में जो था तो गलत। अब देख लो एक किस में है, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, तो क्या बचा, वैसे ही पढ़ो ही नहीं दो प्रश्नों को। तो 35 वर्ष की आयु सही है, संसद सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए, संसद सदस्य या लोकसभा सदस्य, हाँ ध्यान रखना। चलो, एक संसद या विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु ठीक है निर्वाचित होने के उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होती है। बन जाओ, अगर कोई एमएलए एमपी है बन सकता है राष्ट्रपति, जैसे ही राष्ट्रपति बनता है उसको अपनी विधानसभा या लोकसभा के जो सदस्य के रूप में है उसे छोड़ना पड़ेगा। कौन सा संविधान राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो योग्यताएं वैसे भी किस में थी, 56 में टेन्योर था, 57 में ठीक है पुनर्योग्यता की बात की गई थी, क्वालिफिकेशंस की बात की गई थी। विवाद है, अच्छा राष्ट्रपति का चुनाव विवाद, सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 71 के अंतर्गत। आपको यहाँ दोनों चीजें याद रखिए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का किसी भी तरीके का इलेक्शन डिस्प्यूट अगर है बेटा तो वो आर्टिकल 71 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में ही सुना जाएगा, ठीक, ध्यान रखेंगे। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है, ठीक है, तो कहाँ से, अपने पद ग्रहण करने के दिन से, ठीक है, निर्वाचन की तारीख से नहीं। अब मान लो निर्वाचन 1 तारीख को हो गया और 1 महीने तक बोले अभी रुक जाओ साहब, तो 1 महीने कम नहीं हो जाएगा उनके टेन्योर, तो पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की। राष्ट्रपति त्यागपत्र किसको करते हैं, उपराष्ट्रपति को, और इसकी सूचना उपराष्ट्रपति किसको देते हैं, लोकसभा अध्यक्ष को। याद है, भारत का राष्ट्रपति फिर से त्यागपत्र दिलाओ, पद से हटाया जा सकता है तो संसद के द्वारा। हम अच्छे से पढ़ें ये चीज,
कि महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होगी और उस प्रक्रिया के द्वारा ही इसे हटाया जाता है। अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग, तो आर्टिकल 61 है, महाभियोग या इम्पीचमेंट। हटाने की प्रक्रिया फिर से वही 61 है। कार्य अवधि की समाप्ति के पूर्व भी पद से हटा सकते हैं, तो फिर से वही महाभियोग या इम्पीचमेंट द्वारा किस सदन में शुरू किया जा सकता है, तो लोकसभा या राज्यसभा, किसी भी सदन में। याद है, चाहे तो लोकसभा में शुरू करो या राज्यसभा में शुरू करो। अनुच्छेदों में से कौन भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है, तो आर्टिकल 61 है जो इम्पीचमेंट से संबंधित है। भारत के राष्ट्रपति महाभियोग लगाने का अधिकार है, तो कोई भी हो सकता है, लोकसभा या राज्यसभा। किसके विरुद्ध महाभियोग लगाया जा सकता है, तो सिर्फ, अब देखो उल्लंघन पर राष्ट्रपति के विरुद्ध किसके द्वारा, किसके विरुद्ध नहीं, तो संसद के दोनों सदनों द्वारा कम से कम कितने दिन की सूचना, तो 14 दिन की सूचना देनी होती थी। ठीक है, निर्वाचक गण तो भाग है, महाभियोग में नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि जो लोकसभा राज्यसभा के सदस्य हैं वो भाग भी लेते हैं चुनाव में और हटाने में भी भाग लेते हैं, लेकिन जो राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य होते हैं वो चुनाव में तो भाग लेते हैं, हटाने में नहीं लेते। तो कौन हो गया, राज्यों की विधानसभाएं। राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग या हटाए जाने पर रिक्ति को भरने की समय सीमा क्या थी, 6 माह के अंदर। पदासीन राष्ट्रपति की पदावधि समाप्ति किसी कारण उत्पन्न होने वाली दशा में रिक्ति भरने के लिए निर्वाचन 6 माह के अंदर आवश्यक है। राष्ट्रपति की रिक्ति फिर से 6 माह। महाभियोग की प्रक्रिया कैसी थी, क्वासी जुडिशियल यानी कि अर्ध न्यायिक, क्योंकि दूसरा सदन जांच कर रहा था कि राष्ट्रपति पे क्या आरोप लगाया गया है, तो ये क्वासी जुडिशियल या अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। मृत्यु, हटाए जाने पर राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है, तो उस पद का कार्य कौन संभालेगा, ठीक है, तो उपराष्ट्रपति। और देखो राष्ट्रपति ने त्यागपत्र दे दिया या हट गए तो उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, ये भी नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का कोई सीनियर मोस्ट जज। चलो बताओ कौन कौन, राष्ट्रपति हटे, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, चीफ जस्टिस भी नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। यही चीज़ आपकी होती है। भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो, तो बताओ कार्यवाहक राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति का पद खाली है तो राष्ट्रपति के पद पर फिर से भारत के मुख्य न्यायाधीश भी हो गया, फिर से, अरे भगवान, भारत के मुख्य न्यायाधीश, एक ही बार बोल दिया करो। किसी ने, अच्छा, कार्यकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, सही बात। राष्ट्रपति का पद संविधान से ऊपर होता है, भगवान, ये बहुत गलत बात है, कैंसिल ही कर दिया क्वेश्चन को। ऐसे लिखेंगे तो क्या करेंगे, कैंसिल ही करेंगे। एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति का कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार करने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया, तो 44वें। ये बात थोड़ी सी समझ लीजिए। क्या हुआ था बेटा कि जब इंदिरा गांधी जी आई थी सत्ता में तो इन्होंने एक 76वां संविधान संशोधन किया। कितना किया, 76वां, 42वां संविधान संशोधन 1976, ठीक है, 76वां नहीं, ऐसे ही बोल रहे हैं तो कुछ भी, 76वें तक जिंदा रही क्या वो, तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976, 4 और 2 6 होता है, तो 42वां संशोधन 1976 किया था, जिसमें इन्होंने क्या कर दिया था कि आप पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते विधेयक को राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के। लेकिन जब 44वां संशोधन आया तो इसमें ये क्या किया गया कि नहीं, राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, अगर चाहते हैं संसद में कोई विधेयक पास हुआ है, बिल पास हुआ है, तो दोबारा वो पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। तो ये 44वें संविधान संशोधन से आया था, रिकंसिडरेशन फॉर द पार्लियामेंट, ठीक है, तो संसद में पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि मंत्रिपरिषद दोबारा से इस पर विचार करे। लोकसभा कब भंग कर सकते हैं, तो एक तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा होगी तो क्या करेंगे, राष्ट्रपति जी लोकसभा का भंग कर देंगे, यानी डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, ठीक है, लोकसभा भंग कर सकते हैं। तो फिर से वही मंत्रिपरिषद, लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति आहूत करते हैं। कौन सा आर्टिकल था, ज्वाइंट सिटिंग 108। एम्बुलेंस बुला रहे हैं, ये मान लो थोड़ी आपात की स्थिति है तो 108। लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक, राष्ट्रपति, संयुक्त अधिवेशन में कौन बुला सकता है, फिर से राष्ट्रपति, 108 फिर से राष्ट्रपति। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है।
कौन सी अभिव्यक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत दोनों सदनों की ज्वाइंट सिटिंग या संयुक्त बैठक को आहूत करने की सूचना के संबंध में सही है? मतलब राष्ट्रपति की सहमति है, निर्देश है, आशय है या विवेक है? तो याद रखना राष्ट्रपति का आशय है, ठीक है। यहाँ पर तो इंटेंशन है ये प्रेसिडेंट का, मतलब क्या बुलाओ, ज्वाइंट सिटिंग बुलाओ, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित मामलों में कौन सा एक सही नहीं है? तो संसद का संगठक होता है, दोनों सदनों की चर्चा में भाग लेता है, ठीक है, प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है, किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश जारी कर सकता है। तो गलत बताना है, कौन सा सही नहीं है। तो दोनों सदनों की चर्चा में भाग लेते हैं क्या? नहीं लेते। कौन ले सकते हैं भाग? महान्यायवादी। अरे महान्यायवादी भाग ले सकते हैं ना, एकमात्र, ठीक है ना। चलो, राष्ट्रपति संसद का भाग है, हाँ या ना? अभिन्न अंग है, ठीक। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के कानून नहीं बन सकते, ये भी बिल्कुल सही है। तो दोनों सही है और स्पष्टीकरण भी है। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होते हैं। प्रेसिडेंट इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, और बिना राष्ट्रपति की कंसीडरेशन के कोई भी बिल एक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो ए बिल्कुल सही है, कारण भी सही है। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो क्या होता है बेटा? राष्ट्रपति की सहमति देने के बाद। भारत के राष्ट्रपति ने एकमात्र मामले में अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया था, वो क्या था? भारतीय डाकघर अधिनियम, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, पेप्सू, विनियोग विधेयक, हिंदू कोड बिल, डाक विधेयक, दहेज, तो इनमें से भारतीय डाक अधिनियम जो था ना, ज्ञानी जैल सिंह जो थे, इन्होंने वीटो पावर जेबी वीटो का इस्तेमाल किया था, ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, मजेदार बात यह है कि यहाँ ये वाला ऑप्शन नहीं था, राजेंद्र प्रसाद वाला, इन्होंने सबसे पहले एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग किया था पेप्सू पर। किसने? राजेंद्र प्रसाद ने, ठीक। फिर दूसरी बात करते हैं, 86 में ज्ञानी जैल सिंह ने पोस्ट ऑफिस बिल पे किया था, ठीक। अब मुद्दा ये है कि इनको क्यों नहीं सही माना गया, इसको क्यों माना गया, ठीक है। तो अत्यंतिक वीटो मंत्री परिषद की इच्छाधीन होता है, अतः पॉकेट वीटो ही स्वेच्छा से किया माना जाएगा, इसलिए विकल्प ये ज़्यादा सही है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार आया है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो पोस्ट ऑफिस बिल पर एक शक्ति का प्रयोग किया था, संवैधानिक शब्दावली जेबी निषेधाधिकार कहा जाता है, तो ज्ञानी जैल सिंह। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित बिल पर स्वीकृति रोक सकते हैं, तो आर्टिकल 111 में वीटो पावर है, और वीटो पावर के अंतर्गत राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? किसी बिल पर अपनी अनुमति रोक सकते हैं। जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता है तो उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार है राष्ट्रपति को। स्वाविवेकी शक्तियाँ, बढ़िया प्रश्न है, बताओ कि इनकी कौन सी शक्तियाँ हैं? डिस्क्रिशनरी पावर, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति है क्या? नहीं, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तो राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, केंद्र में है ना राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पे करते हैं। तो ये तो हट गया एक, जिन में एक हो पहले एक में इसमें ये हट गया। विधेयकों को आपत्ति के लिए वापस भेजना, तो सही बात है, भेज सकते हैं रिकंसिडरेशन के लिए, तो 2 सही है। विधेयकों को रोक कर रख सकते हैं, 3 भी सही है। क्षमा प्रदान करते हैं, स्वाविवेकी है क्षमा है भाई साहब, स्वाविवेकी क्षमा नहीं है। आप याद करो मैंने क्या कहा था, पार्डन पावर का प्रयोग राष्ट्रपति अपनी इच्छा से नहीं, मंत्रिपरिषद और स्पेशली कौन सा मंत्रालय, याद करो यार, गृह मंत्रालय के पराम बोला था ना, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, याद है मैंने कहा था मोटो भाई को बताना पड़ेगा, नहीं याद आ रहा है, हाँ आ गया, तो ये गलत है। चौथा, अब जिन में चौथा हो वो फिर से हटा दो, ठीक है। संयुक्त अधिवेशन की अधिसूचना, ये भी अपनी इच्छा से नहीं, ज्वाइंट सिटिंग हमेशा मंत्रिपरिषद के परामर्श से, तो ये भी नहीं है। अब ठीक है, संसद को संदेश भेजना, संदेश भेज सकते हैं भैया, ठीक है, तो ये गलत है, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति नहीं है। विधेयकों पे आपत्ति है, आपको ध्यान रखना है, रोक सकते हैं, ध्यान रखना है, संदेश भेज सकते हैं, ये ध्यान रखना है। न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन सी स्वाविवेकी शक्ति है? अगर कॉलेजियम नहीं देगा
और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी सलाह ले रहे हैं, राज्य के राज्यपाल से भी सलाह ले रहे हैं, तो कहाँ कर रहे हैं अपनी इच्छा से। बढ़िया प्रश्न था ये। किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है? तो विधेयकों पर स्वीकृति देने के लिए नहीं है आवश्यक, क्योंकि देंगे हाँ ना जो भी रखेंगे वो अपनी इच्छा से रखेंगे। राष्ट्रपति की विधायी शक्ति कौन सी है? तो सत्र आहूत करना, सत्रावसान करना, बैठक स्थगित करना, अध्यादेश जारी करना। तो क्या है? अब मजेदार बात ये कि ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन छत्तीसगढ़ पीएससी ने डी माना था, क्योंकि सीधा प्रश्न आता है अध्यादेश जारी करने की शक्ति या राष्ट्रपति की विधायी शक्ति, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, तो इसलिए डी प्रेफरेंस में मान लिया गया। बाकी हैं ये भी, व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो ये सब भी कर ही रहे हैं राष्ट्रपति। और डी देखो फिर से वही कहेंगे, वो ए और बी की अपेक्षा बेहतर उत्तर है, और लोक सेवा आयोग पे पटक देंगे लास्ट में जाके कि भैया आयोग ने ये माना था। अगर इसमें मल्टीपल ऑप्शन हो ना तो संसद का सत्र आहूत करना सही है, ठीक है, समन होगा, सत्रावसान, प्रोरोगेशन भी होगा, ठीक है, अध्यादेश भी होगा, स्थगित नहीं होगा। तो ए, बी और डी अगर ऐसा कोई ऑप्शन होता तो तीनों सही हो जाते। क्लियर हो रहा है बेटा? चलो बहुत बढ़िया। स्वाभाविक की शक्ति से एक और प्रश्न पे बात करें। बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करना स्वाभाविक ही होगी क्या? जब बहुमती है तो फिर काय का विवेक, फिर तो मोदी जी बन ही जाते हैं प्रधानमंत्री, ठीक है। संसद का अधिवेशन बुलाना, किसी विधेयक की आपत्तियों सहित संसद के पास वापस भेजना, मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति, अभी बताया था नहीं है। राज्यपाल द्वारा भेजे गए विधेयक पर स्वीकृति देना, किसी विधेयक को रोक कर रखना, किसी विषय से संबंधित जानकारी के लिए प्रधानमंत्री से कहना, किसी परामर्श पर मंत्रिपरिषद से पुनर्विचार हेतु कहना। अब पूछा गया है कि कौन कौन से सही हैं, तो चलो सही ढूंढें, पहले तो गलत ढूंढ लो। बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं क्या? तो वो तो वैसे ही बन जाएगा, आपने क्या किया इसमें स्वाभाविक से बनेगा ही वो तो। संसद का अधिवेशन बुलाएंगे क्या? नहीं, ठीक है। मंत्रिपरिषद की सलाह पर ये दो, किसी विधेयक आपत्ति सहित वापस भेजना, ये तो है वीटो पावर। मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति नहीं, तो 3 हो गया एक। अब देखो 1, 2, 4 किस किस में, वो सब हटा दो, एक है इसमें, एक इसमें, 1, 2 इसमें, ठीक है, तो 3 तो हट गए भैया, और 4 भी हट गए ना, 1, 2, 1, 2 हट गए सब। हम नहीं कर रहे पूरा प्रश्न, समझ गए ना? पहले तो हटाने, अच्छा समझ में आया कि नहीं हटाने वाला? नहीं तो पता चले सब हट गया, बोले उत्तर नहीं हट पाया सर हमारा। अब देख लें स्वाविवेकी कौन कौन सी है, तो देखो यहाँ पे उत्तर से ही बता देता हूँ मैं। 3, 6, 7 और 8, 3 है वापस भेज रहे थे रिकंसिडरेशन के लिए, फिर 6 विधेयक को रोक के रख रहे थे, 7 प्रधानमंत्री से जानकारी मांग सकते थे, 8 मंत्रिपरिषद से पुनर्विचार, अभी बताया था। तो 3, 6, 7, 8 जो है वो इनकी स्वाविवेकी है। अब क्या नहीं है बहुमत दल का। देखो आप याद करो कल जब हम लोग बात कर रहे थे कि जब किसी दल के पास बहुमत नहीं है तो वो ये बताएंगे कि भैया हम किसको बुलाएं बहुमत साबित करने के लिए, लेकिन बहुमत है तो फिर क्या पूछना है भाई, फिर तो लोकतंत्र ही खत्म हो जाएगा। संसद का अधिवेशन बुलाना, तो भैया जब तक मंत्रिपरिषद की सलाह नहीं होगी नहीं बुलाएंगे, ठीक है। विधेयक को आपत्ति सहित भेजना, बिल्कुल भेज सकते हैं। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति मैंने अच्छे से बताया, राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति करते हैं और प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर अन्य मिनिस्टर्स या मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करते हैं, तो स्वाभाविक तो खत्म हो गया यहाँ पे। फिर राज्यपाल द्वारा भेजे गए विधेयक पर स्वीकृति देना, ठीक है। किसी विधेयक को रोक कर रखना, रोक सकते हैं, ये तो खुद से करते हैं ये। फिर इसके बाद आपका क्या है, अच्छे से ध्यान रखना, ये हो गया, फिर ये हो गया, किसी विषय से संबंधित जानकारी के लिए प्रधानमंत्री से कह सकते हैं ये। इसके अलावा किसी परामर्श पर मंत्रिपरिषद से पुनर्विचार, ये भी कह सकते हैं, अभी ऊपर भी किया था हमने ये प्रश्न। क्या राज्यपाल वाला नहीं आएगा, ये ध्यान रखना अच्छे से। राज्यपाल द्वारा भेजे गए विधेयक पर स्वीकृति देना, तो यहाँ तो किसकी एडवाइस है, मंत्रिपरिषद की एडवाइस है, हाँ, लेकिन राज्य वाले लोग नहीं कह सकते कि आप हस्ताक्षर करो। ये किससे बात करेंगे ये इस पे? हाँ तो राज्यपाल भेज रहा है ना, लेकिन वो साइन करेंगे या नहीं करेंगे वो मंत्रिपरिषद से सलाह लेंगे यहाँ पे। क्लियर है, आपको समझ में आ रही है बात?
चलो, जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चुनावी सुधारों पर अध्यादेश के बिना किसी बदलाव के राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान कौन से अनुच्छेद का प्रयोग करेंगे? ठीक है, तो 1 2 3, ठीक है, अध्यादेश है ना, किसी अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने, तो आर्टिकल 1 2 3 अध्यादेश जारी करने। फिर से 1 2 3, भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता? बताओ जल्दी से। सबसे पहले उपराष्ट्रपति का तो इलेक्शन होता है, तो नियुक्ति तो होती नहीं, प्रधानमंत्री कर रहा था, राज्यपाल, मुख्य निर्वाचन आयोग। किसकी नियुक्ति करता है? महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, सीएजी, गवर्नर, सबकी हो गई नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। वित्त आयोग के अध्यक्ष, योजना आयोग के उपाध्यक्ष की नहीं करता, संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री ही करता है। तो 1 और 3 हो गया। अभी थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था, दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? तो क्या कहा आंसर? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश, तो अध्यादेश जो है ना कितने समय में रखा जाना चाहिए संसद में? तो 6 सप्ताह के भीतर रखना चाहिए। पास हो जाएगा तो ठीक, नहीं पास हो जाएगा तो समाप्त हो जाएगा। थक गए हैं, हो जाने दो, जीवन है, समय आपके हाथ में। संविधान साधारण परिस्थितियों, 1 पेज और कराऊंगा मैं, अब मेरा मन लग रहा है कराने में, क्योंकि साधारण असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों को करने के लिए निर्वहन कर सकता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो ये है आर्टिकल 160। अगर 156 देते तो आप सब वही लगाते, 356 देते तो आप क्या लगाते? 356 लगाते ज़्यादातर लोग, क्योंकि 356 में है राष्ट्रपति शासन। ठीक है, ऑप्शन में था नहीं, इसलिए मैं डालता तो मैं यही डालता पेपर में। ठीक है, लेकिन ये आर्टिकल 160 में है कि राष्ट्रपति आकस्मिक या असाधारण परिस्थितियों में राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। ठीक है, भारतीय संविधान के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता, तो भैया प्रधानमंत्री की नियुक्ति का देता है, राज्यों के मुख्यमंत्री तो नहीं नियुक्त करते राष्ट्रपति। ठीक, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श, अब याद करो 143 याद है, राष्ट्रपति की सलाहकारी शक्ति, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट 143 में कौन सा एक सही नहीं है? तो राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए। तो भैया प्यार मोहब्बत का मामला है, ऐसा कुछ नहीं है। 2 सर्वश्रेष्ठ पदों पर बैठे व्यक्ति हैं, यहाँ ये राष्ट्रपति प्यार से पूछते हैं और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश महोदय इस मामले पर सलाह दे दो, और वो प्यार से सलाह दे देते हैं। अब प्यार की सलाह है, जबरदस्ती नहीं है, तो मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं होंगे। ठीक है, समझ गए ना? क्या शब्दशः भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? तो संसद के दोनों सदनों को संदेश भेजना। ठीक है, समझ में आ रही है ना? अब देखो, अध्यादेश है, परामर्श करना है, क्षमादान करना है। ठीक है, तो शब्दशः नहीं है ये शक्ति, अच्छे से ध्यान रखना है। जैसे ये जो है ना, आपको अच्छे से, जैसे ये जो आप कह रहे हैं संसद के दोनों सदनों को संयुक्त संदेश भेजना, तो ये शब्दशः मतलब एज इट इज यही नहीं, संदेश भेजते हैं राष्ट्रपति, लेकिन ये शक्ति के रूप में शब्दशः नहीं बताया गया। अधिकार प्राप्त नहीं है, क्षमादान है, न्यायाधीशों को हटा नहीं सकते राष्ट्रपति। आपातकाल की घोषणा करते हैं अध्यादेश, क्यों नहीं कर सकते? मतलब ऐसे नहीं जब मन किया सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटा दिया, पहले प्रॉपर प्रक्रिया होगी और उसके बाद ही हटाएंगे। क्षमा करने की शक्ति कैसी थी? जुडिशियल पावर होगी ना, न्यायिक शक्ति, याद है? क्षमा करने की शक्ति में क्या सम्मिलित नहीं है? क्षमा है, लघुकरण है, परिहार है, विराम है, प्राविलंबन, रोक है क्या? तो 1 2 3 4 5 देख लो किसमें है, 1 2 3 4 5। ठीक है, क्या सम्मिलित? अच्छा सॉरी, बढ़िया, नहीं है तो 6 और 7 कर दो तो ई हो जाएगा। ठीक है, अब सही लेकिन कितना बढ़िया क्वेश्चन था, पता चले नहीं पढ़ा तो उत्तर गलत लगा के आप सही कर दोगे इसको। किस प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त हैं? वास्तविक है क्या? वास्तविक तो प्रधानमंत्री है। औपचारिक है, हाँ भैया 2 सही है। फिर इसके बाद राजनीतिक है, नाम मात्र का है। संवैधानिक और नाम मात्र का, तो 2 और 4 सही है।
औपचारिक प्रमुख है, विधिक प्रमुख है, संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, नॉमिनेटेड, ठीक है, नॉमिनेटेड नहीं सॉरी नॉमिनल हेड है, नाम मात्र का प्रमुख है, क्योंकि वास्तविक प्रमुख कौन थे? बस एक लास्ट, अब नहीं। कर्तव्य किनको संसद के पटल पे रखवाएगा? अब बता दो कौन कौन सी नियुक्ति कौन सी कर रहे थे? संघ वित्त आयोग की कर रहे थे, फाइनेंस कमीशन की, लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को, सीएजी के प्रतिवेदन को, अनुसूचित जाति के प्रतिवेदन को। तो 1 3 4 आंसर हो गया सी। लोक लेखा समिति तो खुद ही संसद की समिति है, उसका प्रतिवेदन क्यों रखेंगे संसद के पटल पर? ठीक है, वो तो लोकसभा में जाएगा। हो गया। अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल। आज के लिए पर्याप्त है, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, कल कराते हैं।